नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। यह हमारा इकोनॉमी दिस वीक का प्रोग्राम है, जहां पर हम इकोनॉमी की पिछले हफ्ते की जो भी तमाम इंपॉर्टेंट और ज़रूरी खबरें रही हैं उन खबरों को समझने की कोशिश करते हैं, उन खबरों के स्टैटिक पोर्शन को कवर करने की कोशिश करते हैं, उनका करंट कॉन्टेक्स्ट भी जानते हैं, ताकि इकोनॉमी की आपकी जो तैयारी है वो तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो अब तक इस वीडियो के जो है इस पूरी सीरीज के 4 वीडियोस जो है वो लाइव हो चुकी हैं, जिनको आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और आज की जो वीडियो है वो इस सीरीज की 5वीं वीडियो है। तो 5वीं वीडियो में हम इस हफ्ते की जो इकोनॉमी की तमाम इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं उनको समझेंगे, उनको रिवाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो में कौन कौन सी खबरों पर हम बातचीत करने वाले हैं उनको एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो बजट आया है इस हफ्ते। बजट में इकोनॉमी के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कुछ जरूरी चीजें हैं, उन पर बात करेंगे। कुछ घोषणाएं भी हैं, उन घोषणाओं पर हम चर्चा नहीं करेंगे। केवल भारतीय इकोनॉमी के लिहाज से बजट में क्या बातें दी गई हैं, क्या बातें सामने आई हैं, उन बातों को हम रिवाइज करेंगे, जहां से आपके प्रीलिम्स के सवाल बन सकते हैं। तो बजट को एक बार रिवाइज करेंगे, बजट पर बात करेंगे। कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म चर्चा में आया है, तो इसको भी देखेंगे कि ये पूरा मैकेनिज्म क्या है, इस मैकेनिज्म पर बात करेंगे। चाइना +1 रणनीति, ये भी टॉपिक चर्चा में आया है। तो चाइना +1 रणनीति क्या है, किस तरह से भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसको भी समझेंगे। भारत और यूके के बीच में मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के बातचीत हो रही है, तो ये समझौता क्या है, इससे भारत को कैसे फायदा होगा, और फिर इस समझौते में वर्तमान समय में कौन कौन से इश्यूज मौजूद हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, तो उन चैलेंजेस पर भी बात करेंगे कि अभी तक ये समझौता क्यों नहीं हो पाया है, उस पर भी बात करेंगे। फिर अंत में जो है आपको इन सभी टॉपिक से जुड़े कुछ क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो कुछ सवाल भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिन सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो ये ओवरऑल वीडियो की रूपरेखा रहने वाली है, जिसके माध्यम से हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। चलिए बढ़ा जाए आगे और सबसे पहली बातचीत की जाए हमारी पहली खबर के बारे में, जो कि बजट 2024 से जुड़ी हुई है। तो खबर में हमने पहले ही बात कर ली है कि बजट में जो घोषणाएं हैं, जो सरकार ने वादे किए हैं, उन वादों पर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर पहले भी एक वीडियो बनाई जा चुकी है। तो अगर आपको बजट को समझना है तो बजट को समझने के लिए आप हमारे ही चैनल पर बजट का एक डिस्कशन मौजूद है, जिसको वहां पर जाकर के देख सकते हैं। यहां पर हम बात करेंगे कि बजट का जो इकोनॉमिक पहलू था, जो आर्थिक पहलू था, उसमें क्या क्या बातें की गई, इकोनॉमी के बारे में बजट में क्या क्या चीजें निकल करके आई, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बजट का अगर एक परिचय जाने तो बजट किसी देश की सरकार, अगर आप गवर्नमेंट लेवल पर बात कर रहे हैं तो बजट किसी देश के सरकार की व्यय और आय का एक वित्तीय विवरण पेश करता है, जिसमें सरकार को पैसे कहां से मिलेंगे, सरकार के पैसे कहां से जाएंगे, और भी जो तमाम चीजें हैं, सरकार कितना कर लगाने वाली है, सरकार इकोनॉमी के लिए क्या करने वाली है, ये तमाम चीजें आपको बजट में देखने को मिल जाएंगी। बजट के प्रोविजन की अगर आप बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 यानी कि 112 में, आर्टिकल 112 में आपको बजट को लेकर के प्रोविजन मिलेंगे। बजट ये जो 112 आर्टिकल है, यहाँ पर बजट का शब्द का जिक्र नहीं है, ये शब्द आपको खासतौर पर याद रखना है। आपके प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वहां पर इस तरह से सवाल आ सकता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का जिक्र किया गया है। अब अगर आपने सुपरफिशियल तरीके से पढ़ा है तो आपको ये लगेगा कि हाँ, 112 तो बजट से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का जिक्र नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र किया गया है, और इसी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आम बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बढ़ा जाए आगे और सरकार की फाइनेंसिंग की अगर आप बात की जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सरकार को पैसा मिलता कहां से है, सरकार कहां से पैसा कमाती है। तो सरकार के पैसे की अगर आप बात करें तो इसमें जो सबसे ज्यादा पैसा सरकार को मिलता है वो है उधारी और अन्य देयताएं, यानी कि सरकार को बाजार से जो उधार मिलता है, जो सरकार उधार लेती है, वो उधार सरकार का सबसे बड़ा सोर्स है सरकार की इनकम का। तो एक तो सरकार की उधारी हो गई, ये सबसे बड़ा सोर्स है। इसके अलावा जीएसटी हो गया, इस सेकंड नंबर पर है आपका आयकर। तो सबसे पहले आपका बोरोइंग्स हो गई, फिर हो गया आपका इनकम टैक्स 19% के साथ, फिर आपका जीएसटी है 18% के साथ, फिर है आपका कॉर्पोरेट टैक्स 17% के साथ। तो ये 4 चीजें आपको खासतौर पर याद रखनी है, जो सरकार के इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा बनाती है। कौन कौन सी हैं?
सबसे पहले है आपका बोरोइंग्स, दूसरे नंबर पर मिलेगा आपको इनकम टैक्स, तीसरे नंबर पर मिलेगा आपको जीएसटी और चौथे नंबर पर मिलेगा आपको कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि निगम कर। तो ये चार चीजें सरकार यहाँ से सबसे ज्यादा पैसा कमाती है। कितना कमाती है वो ज्यादा इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप क्रम याद रख सकते हैं। इसके बाद सरकार का पैसा जाता कहां पर है उसकी अगर आप बात करें तो सरकार का जो सबसे ज्यादा पैसा जाता है वो करों एवं शुल्कों में राज्यों की जो हिस्सेदारी होती है वहां पर जाता है। यानी कि सरकार जितना पैसा कमाती है उस पैसे में से राज्यों को जो जितना मिलता है उस वो राज्यों की हिस्सेदारी सरकार के सबसे बड़े एक्सपेंडिचर्स में से एक है। तो राज्यों की हिस्सेदारी स्टेट्स जो शेयर है वो आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। सेकंड नंबर पर अगर आप देखें तो आपको ब्याज भुगतान मिलेगा, क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा उधार लेती है तो इस उधार पर सरकार को ब्याज भी देना पड़ता है, तो ब्याज आपको सेकंड नंबर पर मिलेगा। फर्स्ट नंबर पर है स्टेट्स कंट्रीब्यूशन, सेकंड नंबर पर मिलेगा आपको इंटरेस्ट पेबल, तो ये आपको सेकंड नंबर पर मिलेगा। थर्ड नंबर पर अगर आप देखें तो थर्ड नंबर पर बेसिकली आपको मिलेगा केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम एसएससी। फोर्थ नंबर पर अगर आप देखें तो फोर्थ नंबर पर मिल जाएगा आपको दो चीजें मिलेंगी। फोर्थ नंबर पर सबसे पहले आपको मिलेगा अन्य व्यय और फिर दूसरा मिलेगा आपको वित्त आयोग और अन्य अंतरण यानी कि दूसरे जो ट्रांसफर होते हैं वो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से सरकार को पैसा आता है और जहां से सरकार का पैसा जाता है। अब कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी आपको इस पूरे बजट में देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे पहले आप चालू खाते घाटे की यहाँ पर बात की गई है, करंट अकाउंट डेफिसिट की यहाँ पर बात की गई है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब अगर आप समझें, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि जब किसी देश का जो एक्सपोर्ट है वो उसके इंपोर्ट से कम हो जाता है। तो इंपोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट कम होता है, मतलब किसी देश को नुकसान हो रहा है और इस नुकसान को टेक्निकल भाषा में कहा जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। इसका मतलब यह है कि कोई देश जो है वो दूसरे देशों से खरीदारी ज्यादा कर रहा है और उनको बेच कम रहा है, और जब हम खरीदते ज्यादा है बेचते कम है तो इसका मतलब क्या है, हमको नुकसान हो रहा है और इसी नुकसान को कहा जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। और इसका उल्टा होता है करंट अकाउंट अधिशेष, उस यानी कि आपका करंट अकाउंट सरप्लस। तो करंट अकाउंट सरप्लस कब होता है, जब आपका एक्सपोर्ट जो है आपके इंपोर्ट से ज्यादा हो जाता है, इसको कहा जाता है करंट अकाउंट सरप्लस। अब अगर आप इस ग्राफ पर देखेंगे तो आपको केवल एक जगह पर करंट अकाउंट सरप्लस मिलेगा। कौन सी जगह है वो, और वो जगह है 2021। 2021 ये वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे ये एकमात्र जगह है जहां पर भारत को करंट अकाउंट सरप्लस देखने को मिला था, क्योंकि इस समय दुनिया में कोविड-19 महामारी मौजूद थी और जैसे ही महामारी समाप्त होती है वापस से हम जो है करंट अकाउंट जो है डेफिसिट में पहुंच जाते हैं। कितना डेफिसिट, हम 2% के डेफिसिट के आसपास पहुंच गए थे। वर्तमान समय में अगर आप देखें तो सरकार का ये कहना है कि वर्तमान समय में हमारा जो डेफिसिट है वो 0.7% के आसपास है करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि एक बढ़िया स्थिति आपको दर्शाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये ग्राफ आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट के मामले में भारत की इकोनॉमी जो है बेहतर प्रदर्शन कर रही है। अगर विकास दर की बात करें तो उसके मामले में भी अगर आप देखेंगे तो भारत की इकोनॉमी लगातार 2021 के बाद से आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, ऐसा सरकार का कहना है। 2021 में कोविड-19 महामारी आई थी और इकोनॉमी बहुत नीचे गिर गई थी, लेकिन उसके बाद से आपको इकोनॉमी ऊपर जाती हुई नजर आ जाएगी। और इस बार जो हमारी इकोनॉमी है यानी कि आपका 2023-24 का जो साल रहा, 2023-24 के साल में हमारी इकोनॉमी 8.2% की दर से बढ़ी थी। और अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे तो वहां पर सरकार ने बताया है कि अगले साल यानी कि जो हमारा मौजूदा फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 उसमें हमारी इकोनॉमी 6.5% से 7% के बीच में बढ़ सकती है। इसके अलावा पीएमआई इंडेक्स की बात करें, अगला जो हमारा इंडिकेटर है वो पीएमआई इंडेक्स है। पीएमआई इंडेक्स की फुल फॉर्म होती है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, और पीएमआई इंडेक्स बेसिकली आपका इकोनॉमी में जो डिसीजन मेकर्स हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी विचारधारा क्या है, आपकी इकोनॉमी में जो कंपनियां हैं उसमें कितना आउटपुट हो रहा है, उसमें कितना रोजगार दिया जा रहा है, उसमें कितना प्रोस्पेक्टस है, कितनी संभावना है भविष्य को लेकर के, उसके बारे में बात करता है। और पीएमआई इंडेक्स के बारे में खास बात यह है कि इस इंडेक्स को किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी नहीं किया जाता। पीएमआई इंडेक्स एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की ओर से जारी किया जाता है और 2 सेक्टर्स के लिए जारी होता है। कौन कौन से सेक्टर्स, इसमें पहला है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और दूसरा है सर्विस सेक्टर। और अगर पीएमआई इंडेक्स के बारे में, पीएमआई इंडेक्स जो है वो बेसिकली आपका उसमें 0 से 100 तक के जो है अंक दिए जाते हैं किसी भी एक निश्चित महीने के दौरान। तो अगर आपकी एक महीने में अगर आपकी जो मान लीजिए सर्विस सेक्टर की आप बात करते हैं,
अगर सर्विस सेक्टर का पीएमआई इंडेक्स जो है 58 पर है मान लीजिए, तो 58 का मतलब यह है कि इकोनॉमी अभी भी बढ़ते हुए लेवल पर मौजूद है। तो अगर आपका पीएमआई इंडेक्स 50 से नीचे आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी में आपको संकुचन देखने को मिल रहा है, और अगर पीएमआई इंडेक्स 50 से ऊपर होता है तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और सरकार का डेटा ये बताता है कि आप यहाँ पर देखेंगे सरकार ने ये जो डेटा दिया है बजट में उसमें एक 50 की लाइन भी आपको मिलेगी, और लगातार 2021 के बाद से डेटा ये कहता है, क्योंकि 2021 में तो महामारी थी, वहां पर थोड़ा सा नीचे हम चले गए थे, लेकिन उसके बाद से सरकार ने बताया है कि लगातार हमारा जो पीएमआई है वो 50 से ऊपर बना हुआ है, जो कि इकोनॉमी की बेहतर सिचुएशन को दर्शाता है। तो ये हमने पीएमआई के बारे में बात की। अगला जो हमारा इंडिकेटर है वो आपका एनपीए को लेकर के है। एनपीए की फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि हिंदी में अगर आप इसको कहें तो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, अगर आप इसके लिटरल टर्म में जाएंगे तो भी आप समझ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ऐसे एसेट आपके जो कि आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपके लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। परफॉर्म नहीं करने का मतलब क्या है, परफॉर्म नहीं करने का मतलब यह है कि उन एसेट्स की मौजूदगी की वजह से आपको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। अब इसके टेक्निकल डेफिनेशन को अगर आप समझें तो ये मुख्य तौर पर भारत में बैंकों के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो उस लोन की एवज में एक तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ता है और एक आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अगर आपने बैंक से लोन लिया है और किसी भी समय के बाद आप 90 दिनों तक बैंक का ना तो इंटरेस्ट देते हैं और ना ही आप प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं, तो फिर उस पूरे लोन को आपका एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्या डिक्लेयर किया जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब भारत में अगर आप देखें तो 2011-12 के आसपास जो है बहुत सारे जो बैंक थे वो अंधाधुंध तरीके से लोन दे रहे थे। तब क्या किया जा रहा था, सब प्राइम लोन दिए जा रहे थे, यानी कि ऐसे लोन जहां पर जांच ही नहीं की जा रही थी कि लोन सही व्यक्ति को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। तो धीरे धीरे जब इस तरह के लोन दिए गए जिनकी क्वालिटी बहुत खराब थी, तो इसकी वजह से 2015-16 के आसपास आते आते भारत में एनपीए की समस्या बहुत गंभीर हो गई। फिर सरकार ने इस पर विचार करना शुरू किया और 2018 के पास अगर आप देखें तो 2018 में भारत एनपीए जो था वो अपने सबसे बड़े लेवल पर, सबसे पीक लेवल पर पहुंच गया था। 10% के आसपास 2018 में पहुंच गया था। और 10% का मतलब यह है कि अगर बैंक जितने भी लोन दे रहे थे, अगर बैंक वहां पर अब 2018 में 10 लोन दे रहे थे तो इसमें से संभावना थी कि एक लोन का पैसा वापस नहीं आएगा। तो ये चीज आपको 2018 में देखने को मिल रही थी, लेकिन सरकार का डेटा भी कहता है कि इस चीज में सुधार हुआ है और 2018 के बाद से लगातार हमारा जो एनपीए है वो कम होता जा रहा है और अब ये 2% के 2 से 3% के आसपास पहुंच गया है। यानी कि अगर बैंक 100 लोन देते हैं, 100 लोगों को लोन देते हैं, तब संभावना है कि इसमें से 2 या 3 लोग लोन देने में असफल रहेंगे। तो ये सुधार आपको भारतीय इकोनॉमी में वर्तमान समय में देखने को मिला है। तो ये हमने एनपीए के बारे में बात की। इसके अलावा और इंडिकेटर्स अगर आप देखें तो जीडीपी का राजकोषीय घाटे की यहाँ पर बात की गई है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट की बात की गई है। तो फिस्कल डेफिसिट में अगर आप देखें तो हमारा फिस्कल डेफिसिट भी कम हो रहा है, ये भी सरकार का कहना है। फिर इन्फ्लेशन को अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन के बारे में भी सरकार का कहना है कि इन्फ्लेशन का डेटा भी बेहतर निकल करके आया है। और इकोनॉमिक सर्वे की अगर आप बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि अगले साल या आप कहें कि वर्तमान जो फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 उसमें हमारा जो इन्फ्लेशन रह सकता है वो 4.5% के आसपास रहेगा और अगले साल यानी कि 25-26 में इन्फ्लेशन 4% से भी नीचे आ सकता है। तो ये कुछ बेहतर सिचुएशन आपको यहाँ पर नजर आ रही है भारतीय इकोनॉमी के लिहाज से जब आप सरकार के बजट पर नजर डालते हैं। इसके अलावा सरकार कहां पर कितना खर्च कर रही है उसका डेटा भी दिया गया है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो खर्चा है सरकार का इस बार के बजट में वो रक्षा क्षेत्र पर हो रहा है। कितना खर्च हो रहा है, 4,54,773 करोड़ रुपए सरकार जो है वो रक्षा क्षेत्र पर खर्च कर रही है। सेकंड नंबर पर आपको मिल जाएगा ग्रामीण विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट। थर्ड नंबर पर आपको कृषि क्षेत्र मिल जाएगा। फोर्थ नंबर पर आपको गृह क्षेत्र, फिर शिक्षा मिलेगा। तो शिक्षा पर आप सोच करके देखिए सरकार 1,25,683 करोड़ रुपए खर्च 638 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वहीं सरकार रक्षा पर 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तो ये एक बड़ा जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमें अभी और कम करने की जरूरत है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, स्वास्थ्य है, ऊर्जा है, सामाजिक कल्याण है, वाणिज्य और उद्योग हो गया। तो ये ओवरऑल इस पूरे बजट में भारतीय इकोनॉमी को लेकर के क्या कहा गया था उसको हमने यहाँ पर समझ लिया है। चलिए अब बढ़ा जाए आगे और बातचीत की जाए हमारी अगली खबर के बारे में।
अगली जो हमारी खबर है वो कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म से जुड़ी हुई है। खबर चर्चा में दरअसल इस वजह से आई है क्योंकि भारत और जापान के बीच में आपको जल्द ही एक संयुक्त क्रेडिट तंत्र जो है, जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म जो है देखने को मिल सकता है। भारत और जापान जल्द ही इसको लेकर के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये जो जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को बेसिकली आपका पेरिस समझौते के आर्टिकल 6.2 के तहत गठित किया जाएगा। पेरिस समझौते की अगर आप बात करें तो पेरिस समझौता 2015 में अपनाया गया था, 2016 में ये लागू हुआ था और ये जो अग्रीमेंट है एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संधि है, यानी कि बाइंडिंग है, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसके अलावा इसका प्राथमिक टारगेट यह है कि वैश्विक सतह के तापमान में वृद्धि को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 सेल्सियस से नीचे रखा जाए, 2 सेल्सियस से सीमित किया जाए। इसके अलावा अगर आप जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म की बात करें तो इस मैकेनिज्म से जुड़े हुए जो नियम है, जो प्रोविजन है, जो कानून है, जो गाइडलाइंस है, उसको विकसित करने के लिए भारत और जापान आपस में मिलकर के एक संयुक्त समिति का भी गठन करेंगे। इसके अलावा ये इस पूरे परियोजना के दौरान जो पंजीकरण की बात है कि कौन से प्रोजेक्ट को रजिस्टर किया जाएगा, क्रेडिट अवधि क्या होगी, क्रेडिट साझाकरण किस तरह से होगा और जारी किस तरह से किया जाएगा, इस पर जो निर्णय है वो जापान और भारत दोनों सरकारों की पूर्व पुष्टि के बाद ही लिया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका प्राथमिक उद्देश्य है कम कार्बन एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी में निवेश को आकर्षित करना, यानी कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन इन्वेस्टर्स को उन इन्वेस्टर्स को इस बात के लिए एनकरेज करना कि वो बेसिकली आपका एनवायरनमेंट के लिए जो बेहतर प्रोजेक्ट है उन प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकें और जिससे हमारे एनवायरनमेंट को भी जाहिर तौर पर फायदा होगा और हमारा पेरिस समझौते के तहत जो टारगेट है उस टारगेट को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। नेट जीरो का जो टारगेट है उस टारगेट को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा आपको याद हो तो अभी वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया था तो वहां पर भी उन्होंने एनवायरनमेंट को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टमेंट की बात की थी। वहां पर उन्होंने एनवायरनमेंट टेक्सोनोमी को और ज्यादा डेवलप करने की बात की थी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है इस पूरे टॉपिक में, वो है कार्बन क्रेडिट प्रणाली। तो कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्या होती है, इस पर अगर आप बात करें तो ये आपका एक ट्रेडिंग मैकेनिज्म है, एक क्या है, व्यापारिक तंत्र है, जो कि बेसिकली आपका जो कंपनियां है या फिर कोई व्यक्ति है उसको ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने वाली परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति देता है और उस निवेश के बदले उन कंपनियों को, उस व्यक्ति को कार्बन क्रेडिट प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, यहाँ पर जो कंपनियां हैं, मान लीजिए कंपनी ए है, इस कंपनी से कहा जाता है कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जिस प्रोजेक्ट की वजह से आपका एनवायरमेंट जो है वो बेहतर हो, उत्सर्जन में कमी आए, CO2 उत्सर्जन में कमी आए, ये जो दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उन ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन में कमी आए और आप यहाँ पर जितनी कमी लेकर के आएंगे, आप CO2 में जितनी कमी करेंगे, आप ग्रीन हाउस गैस में जितनी कमी करेंगे, उस कमी के बदले आपको क्या मिलेगा, कार्बन क्रेडिट मिलेगा और इस कार्बन क्रेडिट को आप जो है बाजार में बेच सकते हैं। उसका भी एक अलग मैकेनिज्म मौजूद होता है। अब कार्बन क्रेडिट मिलता किस तरह से है, उसको अगर आप देखें तो प्रत्येक कार्बन क्रेडिट जो है वो 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड या उतने ही अमाउंट की जो ग्रीन हाउस गैस है, कोई दूसरी ग्रीन हाउस गैस, उसका जो है प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि अगर व्यक्ति ए जो है वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से या मान लीजिए 5 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका एनवायरनमेंट से बाहर होती है, तो उसको 5 कार्बन क्रेडिट जो है प्राप्त हो जाएंगे और इन 5 कार्बन क्रेडिट को व्यक्ति ए जो है वो किसी और कंपनी को बेच सकता है, उस कंपनी को जो कंपनी अपना कार्बन कोटा प्राप्त करने में असमर्थ रही है, तो उस कंपनी का कार्बन कोटा बढ़ जाएगा और इसके बदले व्यक्ति ए जो है उसको थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम कार्बन न्यूट्रल बनने की बात जो है कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्या है उसको समझ लिया। अब अगली खबर पे बात करें तो अगली जो हमारी खबर है वो चाइना +1 रणनीति से जुड़ी हुई है। खबर सबसे पहले चर्चा में क्यों आई, तो खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, जिनको आप कह सकते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये जो है इन्होंने चाइना +1 रणनीति को और बेहतर ढंग से अपनाने और चीन के FDI के लिए भारत के दरवाजों को खोलने की वकालत की है। इनका कहना है कि भारत में 2020 के बाद से अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार की ओर से भारत में चीन से आने वाले FDI को पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसका मतलब यह है कि 2020 के बाद से भारत में चीन की कोई भी कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर पाई है। लेकिन हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, उनका यह कहना है कि हमें इस पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए और बदलाव करते हुए चाइना की कंपनियों को भारत में निवेश करने का मौका मिलना चाहिए।
क्यों मिलना चाहिए उस पर हम आगे बात करेंगे, उसको समझेंगे, बहुत अच्छा कारण उन्होंने दिया है। लेकिन उससे पहले हमें चाइना प्लस वन रणनीति को समझना होगा। तो चाइना प्लस वन रणनीति की अगर आप बात करें तो पिछले 5 सालों में अगर आप देखें तो बेसिकली आपका विनिर्माण क्षेत्र में जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बदलाव ये आया है कि जो तमाम बड़ी कंपनियां हैं उन कंपनियों ने अपनी जो फैक्ट्रीज हैं उसको चाइना से हटा करके दूसरे देशों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। इसका कारण है कि ये कंपनियां अपने आप को जोखिम मुक्त करना चाहती हैं। अगर आप आज से 3-4 दशक पहले उठा करके देखेंगे, 3-4 दशक के पहले का अगर आप औद्योगिक इतिहास उठा करके देखेंगे तो वहां पर आपको पता लगेगा कि चाइना जो है दुनिया की इकोनॉमिक फैक्ट्री कहलाया जाता था, अभी भी कहलाता है, लेकिन पिछले कुछ समय में उसमें कमी आई है। लेकिन 3 से 4 दशक पहले चाइना बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहा था। लेकिन अब अगर आप देखें तो कुछ समय में चाइना ये जो इकोनॉमिक फैक्ट्री बना हुआ था उसका दर्जा धीरे धीरे कम हो रहा है और बहुत सारी कंपनियां चाइना से शिफ्ट हो रही हैं। इसकी वजह भी है, जैसे एक वजह है कि जब कोविड-19 महामारी आई थी तो उसकी वजह से बहुत सारे व्यवधान हमें सप्लाई चेन में देखने को मिले थे। जो आपूर्ति श्रृंखला है उसका इस्तेमाल चाइना ने अनुचित तरीके से किया था। इसके अलावा अमेरिका और चाइना के बीच में जो तनाव है वो तनाव बढ़ता जा रहा है, ट्रेड वॉर बढ़ता जा रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर सत्ता में आते हैं तो अनुमान लगाया जा रहा है कि ये ट्रेड वॉर जो है और ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है, जिसकी वजह से कई बड़ी कंपनियों के लिए चाइना के साथ व्यापार करना और ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा चाइना में व्यापार करने की जो लागत है वो लागत भी बढ़ रही है। चाइना की इकोनॉमी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और इस कमजोर होती इकोनॉमी की वजह से बहुत सारे निवेशक वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। अब ये कुछ कारण है जिन कारणों की वजह से आपका बेसिकली चाइना जो है, चाइना से कई कंपनियां अपनी फैक्ट्रीज को शिफ्ट कर रही हैं। तो परिणाम स्वरूप हो क्या रहा है, कई कंपनियों ने चाइना प्लस वन रणनीति अपनाई है और वो धीरे धीरे अपनी आपूर्ति श्रृंखला को डाइवर्सिफाई कर रही हैं। क्या कर रही हैं वो, एक फैक्ट्री उनकी चाइना में है, एक फैक्ट्री किसी और देश में, एक फैक्ट्री देश बी में, एक सी में, एक डी में, एक ई में, तो बहुत सारे देशों में वो अपनी फैक्ट्रियां बना रही हैं। सिर्फ चाइना में नहीं, सिर्फ चाइना से हटा करके और भी देशों में शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे फायदा ये होगा कि अगर किसी एक देश में समस्या आती भी है तो फिर दूसरे देश से सप्लाई जो है वो बढ़ाई जा सकती है। इसको कहा जा रहा है चाइना प्लस वन रणनीति। अब भारत इस रणनीति का फायदा कैसे उठा सकता है, तो चीन से जो कंपनियां बाहर निकल रही हैं उन कंपनियों को जो है बेसिकली भारत एक महत्वपूर्ण स्थान उन कंपनियों के लिए हो सकता है, क्योंकि भारत में न केवल बिजनेस का माहौल मौजूद है बल्कि उसके साथ साथ भारत में एक बड़ा बाजार भी आपको मिलेगा। भारत के जो कंज्यूमर्स हैं उन कंज्यूमर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो डिमांड जब ज्यादा होती है तो उन कंपनियों को एक बड़ा बाजार मिलेगा, उनको भी फायदा होगा। तो इसलिए भारत उनके लिए एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन के तौर पर सामने निकल करके आता है। इसके अलावा भारत सरकार भी बहुत सारे प्रयास कर रही है। जैसे सरकार ने पीएलआई स्कीम की शुरुआत की है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। इस पूरी स्कीम के तहत बेसिकली जो भारतीय कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, उन कंपनियों को भारत में काम करने के लिए आमंत्रण दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि यदि आप भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप सरकार आपको कुछ फायदा भी प्रदान करेगी। सुझाव यही रहता है हमेशा कि चीन की कंपनियों को भारत में निवेश करने का अवसर मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, अब उन्होंने जो जो सुझाव दिया है, जो जो तर्क दिया है वो ये है कि वर्तमान समय में हम क्या करते हैं, वर्तमान समय में जो इंडिया है, जो हमारा भारत है, वो आपका चाइना पर अपने इंपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा निर्भर है। हम जो है मोबाइल कंपोनेंट हैं और सारी चीजें हो गई वो हम चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो अब हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने ये कहा है कि अगर हमें इस इंपोर्ट को कम करना है तो एक तो हमारा टारगेट ये है कि इस इंपोर्ट को कम किया जाए और एक टारगेट ये है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं कि बेसिकली हमारा जो एफडीआई है चाइना के लिए, उस एफडीआई को ओपन कर दिया जाए। इससे क्या होगा, इससे हम चाइनीज कंपनियों को ये कहेंगे कि आप चाइना में प्रोडक्शन मत करिए, हम आपसे सामान नहीं खरीदेंगे अगर आप चाइना में प्रोडक्शन करेंगे, आप प्रोडक्शन हमारे देश में करिए, आप प्रोडक्शन जो है वो हमारे देश में आकर के करिए, आप यहाँ पर इन्वेस्ट करिए और फिर यहाँ से जो प्रोडक्शन होगा इसको आप दुनिया भर में बेच सकते हैं। तो इससे भारत को फायदा क्या होगा, एक तो हम चाइना पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं, दूसरा जब चाइनीज इन्वेस्टमेंट भारत में आएगी तो इसके माध्यम से भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, हमारा जो निर्यात है वो निर्यात भी बढ़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट सुझाव हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की ओर से दिया गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली खबर अगर आप देखें तो ये बेसिकली भारत और यूके के FTA यानी कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है।
दरअसल हाल ही में ब्रिटेन के जो विदेश सचिव हैं, ब्रिटेन में नई पार्टी की सत्ता बनी है, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी अब जो है सत्ता में आई है। तो ये जो नई पार्टी की सत्ता है, इसके जो विदेशी सचिव हैं डेविड लैमी, ये भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और इस यात्रा के दौरान बेसिकली आपका भारत और यूके के बीच में FTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को आगे बढ़ाने पर भी विचार किया गया, इस पर भी बातचीत की गई। मुक्त व्यापार समझौते की अगर आप बात करें तो ये समझौता किसी भी देश के विकास के लिए भारत द्वारा किया गया सबसे व्यापक समझौता हो सकता है। यानी कि अगर भारत जो है यूके के साथ समझौता करता है तो भारत द्वारा विकसित देशों के साथ जो समझौता किया जाएगा उसमें सबसे व्यापक समझौता ये जो है पूरा अग्रीमेंट हो सकता है। इसके अलावा इस FTA के माध्यम से दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार में भी आपको द्विपक्षीय व्यापार में भी आपको जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 2022-23 के डेटा को अगर आप देखेंगे तो दोनों देशों के बीच में जो व्यापार था उसकी वैल्यू 20.36 बिलियन डॉलर के आसपास थी। और अगर ये FTA साइन हो जाते हैं तो इसकी वजह से हमारा जो ट्रेड है, जो बायलैटरल ट्रेड है, वो और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर दोनों देशों की डिमांड की बात करें तो भारत की डिमांड यही है कि बेसिकली IT और हेल्थ सेक्टर जैसे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं वहां पर भारत के जो कुशल पेशेवर हैं उनको ब्रिटेन में, यूके में ज्यादा पहुंच दी जाए, उनको वहां पर ज्यादा नौकरियां मिले, ये भारत का कंसर्न रहा है। यूके की डिमांड की अगर आप बात करें तो यूके की डिमांड ये रही है कि जैसे कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आपका स्कॉच विस्की हो गया, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट हो गए, चॉकलेट हो गए, इन तमाम सामानों पर आयात शुल्क में कमी की जाए, इन तमाम सामानों पर जो है जो आपका टैरिफ लगता है उस टैरिफ को कम किया जाए। और जो दूसरे सेक्टर्स हैं जैसे कि आपका कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, लीगल सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है, इन क्षेत्रों में यूके की कंपनियों को ज्यादा अवसर मिले, यूके की कंपनियों को थोड़ी सी छूट मिले कि वो भारत में आकर के काम कर सके। ये कुछ मांगे हैं भारत की ओर से और यूके की ओर से। अब एक सवाल ये उठता है कि इस अग्रीमेंट पर बहुत लंबे समय से बातचीत हो रही है और अगर बहुत लंबे समय से बात हो रही है तो अभी तक इस पर साइन क्यों नहीं हो पाया। उस पर अगर आप बात करें कि यहाँ पर समस्या क्या है, तो एक समस्या है ब्रिटिश वस्तुओं के लिए अधिक पहुंच की समस्या। तो अगर भारत जो है, भारत का कोई उत्पादक यूके में अपने सामान को बेचता है तो भारत के उत्पादक को यूके में बेचने के लिए बहुत कम टैरिफ का सामना करना पड़ता है। ये या तो 0 है या फिर बहुत कम ही के आसपास है, 2 से 3% के आसपास है। लेकिन अगर कोई यूके का व्यक्ति है, वो भारत में अपना सामान बेचना चाहता है तो उसको भारत में बहुत ज्यादा टैरिफ देना पड़ता है। कई प्रोडक्ट पर जो टैरिफ है वो आपका 100 से 150% के आसपास है। इतना ज्यादा कर जो है भारत सरकार की ओर से लगाया जाता है, जिसकी वजह से ब्रिटिश उत्पादों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे में ये एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आता है जिसको बार बार एड्रेस किया जा रहा है कि अब यूके के उत्पादों पर जो टैरिफ लगता है उस टैरिफ को कम करने की जरूरत है। इसके अलावा कार्बन टैक्स का लगना भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर हो सकती है। आपको याद होगा हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन की ओर से जो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लागू करने की बात हो रही है और ये मैकेनिज्म 2026 में पूरी तरह से लागू हो जाएगा। तो अब इस मैकेनिज्म की वजह से क्या होगा, भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा और कई एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये मैकेनिज्म ब्रिटेन भी लागू कर सकता है, यूके भी इसी तरह का कोई मैकेनिज्म लेकर के आ सकता है। और अगर यूके भी इस मैकेनिज्म को लाता है तो जो भारतीय कंपनियां यूके को अपना सामान एक्सपोर्ट करती हैं, खासतौर पर भारी उद्योग जो है, जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, वो जो एक्सपोर्ट करती हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हैवी इंडस्ट्री से जो आपका पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा होता है। तो एक ये भी समस्या दोनों देशों के FTA में आ सकती है। एक समस्या रूल ऑफ ओरिजिन को लेकर भी है। अब रूल ऑफ ओरिजिन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों देशों के बीच में बड़ा मसला बना हुआ है। सबसे पहले रूल ऑफ ओरिजिन क्या होता है उसको समझा जाए। दरअसल कई बार रूल ऑफ ओरिजिन क्या है कि डंपिंग को, मास डंपिंग को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है, पहले यहाँ पर समस्या क्या है उसको समझा जाए। होता क्या है कि मान लीजिए एक कंट्री है चाइना, आपका, हम चाइना का एग्जांपल लेते हैं। अभी होता क्या है, एक कंट्री है आपका चाइना, एक कंट्री है आपका इंडिया। अब भारत चाइना में जो है क्या करता है, बहुत सस्ते दामों पर सामान बिकता है, चाइना में बहुत जो है मास प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन भारत में जो है चाइना पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया जाता है, यानी कि चाइना भारत में जो भी सामान लेकर के आएगा उस पर टैरिफ ज्यादा लगेगा। लेकिन अब चाइना क्या करेगा, चाइना किसी दूसरे देश के पास जाएगा। मान लीजिए एक देश है, देश बी, जिस देश बी ने भारत के साथ जो है FTA किया हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया हुआ है, जिसकी वजह से भारत बी से आने वाले प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैरिफ नहीं लगाता। तो अब चाइना क्या करेगा, चाइना इस देश के साथ अपना FTA करेगा और इस FTA के बाद क्या होगा, बेसिकली चाइना इस देश को जो सामान बेचेगा उस सामान पर तो बिल्कुल भी टैरिफ नहीं लगेगा। अब उसके बाद यहाँ का सामान, चाइना का जो सामान है वो देश बी के पास जाएगा
और ये जो देश बी है, इस देश बी में चाइना के लेबल को हटा करके इस देश का लेबल लग जाएगा और फिर इस देश बी से प्रोडक्ट कहां पर आएंगे, इंडिया में आएंगे। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से चाइना जो है इंडिया में अपने माल को बेच पाएगा। तो इसी को रोकने के लिए रूल ऑफ ओरिजिन का इस्तेमाल किया जाता है। इस रूल ऑफ ओरिजिन में बेसिकली आपका ये कहा जाता है कि हम टैरिफ जो छूट देंगे वो केवल उन्हीं उत्पादों को देंगे जो उत्पाद आपके यहां से ओरिजिनेट हुए हैं, बी से ओरिजिनेट हुए हैं, ना कि यहां पर लेबलिंग की गई है। तो इसको रोकने के लिए रूल ऑफ ओरिजिन का इस्तेमाल होता है। तो रूल ऑफ ओरिजिन को लेकर भी बातचीत हो रही है। इसके अलावा वैश्विक संपदा अधिकार को लेकर के, आईपीआर को लेकर के एक बड़ा विवाद बना हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर के। भारत के जो नीति निर्माता है, भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो जेनरिक दवाओं को आईपीआर के दायरे में शामिल नहीं करना चाहते, जबकि जो ब्रिटेन के जो नेगोशिएटर्स हैं वो आईपीआर के दायरे में जेनरिक दवाओं को शामिल करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर सामने आती है। फिर व्यक्तिगत डेटा को लेकर भी समस्या है कि अभी तक हमने बातचीत की थी, जब वीडियो आई थी हमारी द हिंदू की न्यूज़पेपर की फ्राइडे की, तो उस पर हमने बातचीत की थी कि आपका बेसिकली जो भारत है, भारत में अभी तक सरकार की ओर से कोई भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के कानून लागू नहीं किया गया है, लेकिन ब्रिटेन के पास कानून है। तो ऐसे में ये पर्सनल डेटा को सुरक्षित किस तरह से किया जाएगा, वो एक बड़ा मसला यहाँ पर सामने निकल करके आता है। तो ये कुछ विवाद हैं जो कि आपको भारत और यूके के बीच में एफडीए को लेकर के, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर के मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो का जो करंट का सेक्शन है वो समाप्त होता है। अब बात हो जाए कुछ सवालों की। सवाल इन्हीं तमाम टॉपिक से जुड़े हुए हैं। तो सवाल अगर आप देखें, हमारा पहला सवाल है कि भारत में एनपीए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यदि किसी ऋण में मूलधन या ब्याज 120 दिनों तक नहीं चुकाया जाता तो वो एनपीए बन जाता है। हमारा दूसरा कथन है कि भारत में 2018 के बाद से लगातार शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में एनपीए में कमी आ रही है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा से कथन सही है या फिर है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल आप देखिए। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि कार्बन क्रेडिट तंत्र का उल्लेख किस समझौते में किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नगोया प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी शिकागो कन्वेंशन, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, और ऑप्शन सी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, और ऑप्शन डी पेरिस समझौता। तो इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। अगला ऑप्शन अगर आप देखें, अगला सवाल है कि दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने अपनी फैक्ट्री को चीन से शिफ्ट करके किसी अन्य स्थान पर शुरू कर दिया है। इसके पीछे निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार कारण नहीं है। नहीं शब्द पर आपको गौर देना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोविड-19 के कारण होने वाला व्यवधान, ऑप्शन बी चीन में स्टील की मांग में कमी, ऑप्शन सी अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता तनाव, और ऑप्शन डी चीन में व्यापार करने की बढ़ती लागत। तो इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हमारा अगला सवाल है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किसके द्वारा शुरू किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अफ्रीकी संघ, ऑप्शन बी यूरोपीय संघ, ऑप्शन सी जापान, या फिर ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इन तमाम सवालों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से देना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में कोई भी सवाल आता है तो उस सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।